तो दोस्तों, मालवा में चल रही इतनी सारी उठापटक के बीच यदि कोई सकारात्मक, कोई पॉजिटिव बात थी तो वह सिर्फ यह थी कि अब मालेराव और माँ अहिल्या के बीच में पुनः वह मधुर संबंध स्थापित हो गए हैं जो कि एक माँ और बेटे के बीच में होने चाहिए। मालेराव अपनी माता से कहते हैं कि आई साहेब, आगे से यदि गुणो जी ने कुछ ऐसा उल्टा सीधा काम किया तो आप मुझे रोकिएगा मत। अब की बार गुणो जी को सजा बाद में मिलेगी, पर उसके पहले मेरी तलवार उसका सिर उसके धड़ से अलग कर देगी। माँ अहिल्या मालेराव को यह आश्वासन देती है कि इस बार मैं तुझे नहीं रोकूंगी, तुझे जो करना हो तो वो करना। कितना अच्छा दृश्य है दोस्तों, माँ बेटे के बीच में अपने पिता के हत्यारे को मारना कोई गलत बात नहीं है मालेराव के लिए। माँ अहिल्या और मालेराव के बीच में पुनः मधुर संबंध स्थापित होते देख मैना भाई भी सोच रही थी मन में कि मेरे और मालेराव जी के बीच में भी अब इसी तरह के मधुर संबंध स्थापित हो जाए तो कितना अच्छा होगा। वह मालेराव जी और माँ अहिल्या को भोजन के लिए बुलाने आती है। तब माँ अहिल्या मालेराव को भेजती है कि जा तू जा। शुरू में तो मालेराव मना करते, पर माँ अहिल्या कहती है मालेराव तुम जाओ। वो मालेराव पुनः पलट के आते हैं और अपनी आई साहब से कहते हैं आई साहब आप भी चलिए ना। तो दोस्तों, परिवार में वही मधुर संबंध स्थापित हो गए हैं जिसकी कभी कल्पना मल्हार सरकार ने की थी कि मेरा परिवार मधुर संबंध हो, यहाँ पे सब सुखीमय जीवन बिताए। तो पूरे परिवार की बात तो हम छोड़ दे, जो मल्हार सरकार की मुख्य फैमिली थी जो अभी राज्य चला रही थी, यानी गौतमा आई साहब, अहिल्या माँ, मुक्ताबाई, मैनाबाई और मालेराव, यह 5-6 लोग महत्वपूर्ण थे। तो इनके बीच में फिलहाल संबंध काफी अच्छे चल रहे हैं और यही हम सब के लिए खुशी की बात है। माँ अहिल्या भी यह देखती है कि मालेराव अब धीरे धीरे मुक्ता की तरफ थोड़ा सा रुझान दे रहा है। यह देखकर वह खुश हो जाती है और भगवान शिव से वह प्रार्थना करती है कि हमारे परिवार की खुशियों को किसी की नजर न लगे, हमारे परिवार की खुशियाँ यूं ही बनी रहे। भोलेनाथ आपकी कृपा दृष्टि हम पे बनाए रखना। पर वहीं गुणो जी महल के अंदर दाखिल हो चुका था। वह अपने कक्ष में बैठे बैठे प्लान बना रहा था मालवा की बर्बादी के, होलकर परिवार की बर्बादी के। तभी सीताबाई आती है और कहती है चलिए खाना खा लीजिए, आपको बहुत भूख लगी होगी। गुणो जी कहता है नहीं, भूख नहीं लगी है। वही उसका नाटक चालू कर देता है गुणो जी और कहता है कि अब तो मैं इस महल में खाना नहीं खाऊंगा, इस महल में मुझे कोई प्यार नहीं करता है, तो मेरी भूख तो मर चुकी है। इतने कष्ट सहन करने के बाद मुझे भूख कैसे लग सकती है। तब सीताबाई कहती है अहिल्या के बारे में आप सोचना बंद कर दीजिए। तब गुणो जी अल्लाह की गाय बनकर कहता है अरे अहिल्या के बारे में तो बात भी मत करो और अहिल्या से तुम दूर ही रहना, अहिल्या के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि अभी अहिल्या के मन में हमारे खिलाफ एक तूफान उठ रहा है। यदि अहिल्या के बारे में तुम कुछ सोचोगी, तुम कुछ बोलोगी तो उस तूफान में तुम भी उड़ जाओगी सीताबाई। तूफान से बचने का एक ही तरीका है कि तूफान से दूर रहो, इसलिए तुम्हें अहिल्या से दूर रहना है। सीताबाई कहती है अरे वाह, मेरा पति देखो कितना अच्छा हो गया है, उसने जो भी पाप किए थे उसकी सजा तो वो भुगत चुका है, पर कोई यह देखता नहीं कि मेरे पति का दिल कितना साफ हो गया है, मेरा पति कितना अच्छा हो गया है। गुणो जी अपने नाटक में अपनी भोली भाली पत्नी को ऐसे उलझा के रखा था जैसे कि मकड़ी के जाले में कोई कीड़ा उलझा हुआ हो। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अपना पति कितना नीच है, कितनी बुरी हरकतें करने वाला है। तब सीताबाई फिर कहती चलिए खाना खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी। तब गुणो जी मन मन कहता है हाँ मुझे भूख तो है, पर मालवा की सत्ता की भूख है। और इसी तरह से कहानी आगे बढ़ती जाती है। फिर सबसे इंटरेस्टिंग कहानी जो भी चल रही है वह उस आक्रमणकारी राजा की जो कि मालवा की सीमा पर आके बैठा हुआ है। यह सरदार एक लकड़ी के पुतले को तलवार चला के काट देता है और उसके सिर को अपने नौकर से कहता है कि जाओ इसे बाहर फेंक कर आओ। तब उसका सेनापति उसके कक्ष में आता है और कहता है कि सरदार कब तक आप इसी तरह काट के पुतले पे तलवार चलाते रहोगे, असली के इंसान को काटो और फिर उसका पश्चाताप करो और भगवान से कहो कि मुझे शक्ति दे इसी तरह और लोगों के सिर काटने की। दोस्तों, किस तरह के लोग आके बैठ चुके थे मालवा की सीमा पर जो कि इतना आतंक और इतनी हिंसा कर रहे थे। इनके मन में किसी के प्रति दया नहीं थी। आखिर ये लोग है कौन से राज्य के राजा है, क्या इनका कोई इतिहास में भी जगह है, यह सब हमें पता करने की जरूरत है। तब वह राजा और सरदार कहता है कि हम आक्रमण जरूर करेंगे मालवा पर अभी हमें सही समय का इंतजार है और सही मौके का इंतजार है और यह मौका हमें बना के देगा हमारा एक शूरवीर योद्धा। तब उनका सेनापति कहता है हमारे पास 3 लाख की फौज है। दोस्तों सुनिएगा, 3 लाख की फौज।
इतनी बड़ी सेना तो पूरे भारत में किसी के पास नहीं थी। तब वह कहता है कि हमारे पास 3 लाख की फौज है, अभी भी आपको अपनी सेना अधूरी लग रही है सरकार। वह कहता है हमें युद्ध जरूर करना है, पर इस तरीके से करना है कि हमारा कम से कम नुकसान हो और हम युद्ध भी जीत जाए। हमें अभी जरूरत है उस घर के भेदी की, जो कि वाड़े के भेद हमारे सामने खोलेगा और हमारे लिए किले के दरवाजे अंदर से ही खोल देगा, तुम समझे। और फिर वह उस रहस्यमयी व्यक्ति को दिखाया जाता है कि वह किस तरह से घोड़े पे बैठ के इस राजा या सरदार के जहाँ पर कैंप लगा था, शिविर लगा था, उसमें आता है। और फिर धीरे धीरे उसके चेहरे से नकाब हटाया जाता है, पर्दा हटाया जाता है। वह सरदार और राजा उसको देख के बड़ा खुश होता है और अपने गले लगा लेता है। और दोस्तों, आपका शक सही निकला, यह वही पापी है, पुराना पापी है, गुणोजी। तो दोस्तों, और फाइनली गुणोजी उस योजना के बारे में भी बता देता है, जिस योजना के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो द्वारका बाई के सामने गुंडे भेज के गुंडों को भेजकर उन पर हमला करवाने और गुणोजी से उन्हें मुक्त कराने की जो घटना हुई थी, मुझे लग रहा था कि ये गुणोजी का ही प्लान है, पर यह गुणोजी का प्लान नहीं था, यह इस सरदार का प्लान था जो कि मालवा की सीमा पर आकर बैठा था। वही गुणोजी को यह पट्टी पढ़ा के भेजता है कि तुम्हें इस तरह से काम करना है, पहले द्वारकाबाई साहेब का रास्ता रोकना है और फिर द्वारकाबाई साहेब की मदद करने जाना है। इससे जरूर ऐसा होगा कि द्वारकाबाई साहेब अपनी बेटी का घर देखने आएगी तुम्हारे पीछे पीछे, और एक बार उसकी हालत देखने के बाद वह बिना महल में रह जाए, उसे मानेगी नहीं। तो इसी तरह की योजना वह बनाते हैं और यह योजना सफल हो जाती है, जिसका जश्न यह दोनों गुणोजी और वह सरदार दोनों मिलकर मना रहे थे। दोनों बड़े ही खुश लग रहे थे। तब गुणोजी एक और गुप्त बात उस सरदार को बताता है और कहता है कि एकादशी के दिन देवी के मंदिर में मेला लगने वाला है और इस मेले के मुख्य अतिथि होंगे मल्हार सरकार, अहिल्या बाई और हो सकता है कि मालेराव भी आए। यही सही मौका रहेगा इन तीनों को मार के मालवा के वारिस पद पर अपना दावा ठोकने का। यही सही मौका है मालवा पर अपना कब्जा करने का। हमें इसी मौके का इंतजार था और अब मौका देख के हमें चौका मारना होगा। इस तरह की योजना गुणोजी बनाता है। वहीं वाड़े में बताया जाता है कि मल्हार सरकार माँ अहिल्या के कक्ष में आते हैं और आराम से बैठते हैं और कहते हैं कि नाना साहेब पेशवा की तबीयत काफी खराब है, हमें उनके पास मिलने जाना पड़ेगा। माँ अहिल्या भगवान से प्रार्थना करती है कि पेशवा नाना साहेब का स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो। तब मल्हार सरकार कहते हैं कि अहिल्या, एकादशी के मेले के दिन हम तो नहीं जा पाएंगे और इससे गांव वालों की भावनाएं जुड़ी हुई है, अतः आपको और मालेराव को इसमें जाना जरूरी है। और ऐसा कहकर मल्हार सरकार वहां से चले जाते हैं। तभी बताया जाता है कि तुकोजी बाबूजी और यशवंतराव जी के पास गुप्तचर आता है और वह कहता है कि माँ अहिल्या पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है, उन्हें सावधान कर दीजिए, उन्हें मेले में जाने से रोकिए, एक बहुत बड़ी साजिश है उनकी और मालेराव की हत्या की।